हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मेरा नाम वरुण महाजन। तो मैं आप लोगों के साथ जनवरी मंथ का जो है वो करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक ही वीडियो में मैं आपका पूरा कवर करूँगा करंट अफेयर जैन मंथ का। तो इसमें मैं हर एक सेक्शन को जो है वो लेकर चलूँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इवन कि स्पोर्ट्स सेक्शन को भी मैं थोड़ा बहुत जो है वो लेकर चलूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज भी हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जो है हमें जैन के मंथ में जो है वो देखने को मिले, ठीक है, जो न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में लेके चलूँगा। तो 1 घंटे में पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है कि जेके एसएसबी एग्जाम के लिए आपका सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर जैन का तो बहुत डिटेल में होगा। ठीक है, वही आईएएस अगर केएस की बात करें तो, लेकिन ये है कि चलो जेके एसएसबी के लिए जो है जितना मैंने आपका ये कवर किया हुआ है जेके एसएसबी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने अगर मेरी बजट की वीडियो जो है वो नहीं अगर देखी है तो आप वो जो है बजट की वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने बड़े डिटेल में बजट को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना जैन मंथ का करंट अफेयर। तो हम बात करते हैं रिपब्लिक डे से शुरू करते हैं। अब रिपब्लिक डे की मैं बात करूं तो आपको ये पता है कि इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे जो है वो 74th रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। 26 जनवरी जो है, ठीक है, इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग सब जानते हो। ठीक है, इस बार का थीम क्या है रिपब्लिक डे की? जन भागीदारी। फिर चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे हमारे रिपब्लिक डे में जो है एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था किसको? इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी। तो इनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे जो है हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो है वो बुलाया गया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी कई सारी जो है वो टैबलेट्स वगैरह देखी गई, कई सारी स्टेट्स की या यूटीज़ की। तो हम बोलेंगे ये टैबलेट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि झांकियाँ वगैरह देखी गई। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि बेस्ट स्टेट या बेस्ट यूटी जो है वो कौन सी निकल कर आई, जिसकी सबसे बेस्ट हम बात करें, जिसकी झांकियाँ हमें देखने को मिली। तो पैनल ऑफ जजेस जो है उन्होंने सेलेक्ट किया जी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो है जजेस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट झांकी थी। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन पब्लिक ने जो वोट दिया तो उन्होंने बोला जी गुजरात की झांकियाँ जो थी बड़ी अच्छी थी। ठीक है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की, ये आपको एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, उसको स्टार मार्क लगा लो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी फिर ये भी बोला कौन सी मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है ये हमारे पैनल ऑफ जजेस ने इसको मिनिस्ट्री को जो है चूज़ किया वन ऑफ द बेस्ट। और फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन पब्लिक वोटिंग से यही देखा CAPF जो है इसको चूज़ किया गया था वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब CAPF की क्या फुल फॉर्म है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आपको वैसे पता ही होगा, अगर नहीं पता तो गूगल में सर्च मारो। ठीक है, तो वहाँ से देखो और मुझे बताओ CAPF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कमेंट बॉक्स में बताना होता है, जब मैं आपको कोई चीज़ बोलूँगा ना कमेंट बॉक्स में बताओ। उससे क्या होता है, कोई चीज़ आप सर्च मारते हो ना, सर्च मारने से क्या होता है, एक चीज़ देखते हो, एक चीज़ देखने से आप 2-3 चीज़ें और देख लेते हो। इससे यह है कि बेनिफिट ही होता है, कि कुछ गेन ही होगा ना। इसलिए जब भी मैं बोलूँ कि सर्च मारो, सर्च मार के देखो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक है, और इससे चीज़ जो है लॉन्ग टाइम तक जो है वो रिटेन भी रहती है, याद रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम कि यही अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन शुरू तो की है, उसका एंड भी तो किया जाएगा ना। तो अब एंड किया जाएगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, तो जो एंड किया जाता है उसको बोलते हैं जी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, तो इसको मनाया जाता है 29 जैन को। तो वही 29 जैन को हमने क्या किया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हमने शुरू की थी उसको अब हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, तो एंड किया उसको बोलते हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, अच्छा, इट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, इससे हमारा रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन है वो हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिपब्लिक डे के बारे में बताया। लेकिन अगर रिपब्लिक डे का देखना हो और भी बड़ी चीज़ें, हमें नई नई चीज़ें जो देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं कवर कर सकते उतना। अगर मैं वो डिटेल में रिपब्लिक डे लूँगा तो ये है कि वो 15-20 मिनट जो है टॉपिक खींच जाएगा और वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मुझे 1 घंटे के अंदर आपका करंट पूरा जो है वो कंपाइल करना है। ठीक है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, बाकी ये है कि ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसकी रिपब्लिक डे की 15-20 मिनट्स की होगी, उसमें आपका रिपब्लिक डे जो है पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं गंगा विलास क्रूज़ के बारे में। ठीक है, अब पहले इसको मैं आपको डायग्राम से पूरा बताता हूँ, फिर पूरा इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो ये आ गया जी आपका। ठीक है, ये बोला गया है कि मतलब कि ये आ गया आपका, ये पॉइंट मान लो आप, एक सेकेंड, ये आ गया आपका वाराणसी, ये आ गया जी आपका डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है जी, आपको पता ही है, असम। ठीक है, तो ये आ गया आपका वाराणसी। वाराणसी से हमारी जो है वो क्या मतलब कि चलेगी, यही गंगा विलास या फिर बोले MV गंगा विलास जो है क्या हमारी एक किस्म की रिवर क्रूज़ है। ठीक है, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ जो है इसको माना गया, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है जिसका नाम है MV गंगा विलास। ठीक है, तो वही चीज़ बोली जा रही है। अच्छा, तो MV गंगा विलास जो वाराणसी से चलेगी कहाँ तक, डिब्रूगढ़ तक। तो हम ये बोलें कि ये कितना डिस्टेंस को कवर पूरा करेगी, 32
100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और कितने डेज़, 51 डेज़ में, ठीक है। तो यहाँ से जब ये जाएगी तो ये 5 स्टेट्स को जो है वो क्रॉस करती हुई जाएगी और हम बोले एक कंट्री को जो है क्रॉस करती जाएगी। वो एक कंट्री कौन सी है जी? वो एक कंट्री है जी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वो है जी ढाका, ठीक है। तो ढाका को बेसिकली जो है वो पास करती जाएगी और 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वो 5 स्टेट्स हैं आपकी ये, एक सेकेंड, ये 5 स्टेट्स आपकी ये हैं जहाँ से क्रॉस करेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स जिससे ये क्रॉस करती हुई जाएगी। तो मैंने बता दिया आपको, बांग्लादेश से भी क्रॉस करेगी एज ए कंट्री के तौर पे, पर्टिकुलर ढाका की बात करें, ठीक है, यहाँ से पास करती हुई जाएगी। फिर हम देखते हैं कि 3200 किलोमीटर जो है ये पूरा डिस्टेंस जो है कवर करती हुई जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद 27 रिवर जो है उनको क्रॉस करती कवर करती हुई जाएगी। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है ये हमारी, ठीक है। 51 डेज़ पूरे लग जाते हैं इसको कवर करने में। असम से, वही असम के डिब्रूगढ़ तक जा रही है ढाका से पास करती हुई, ठीक है। तो बता चुका हूँ सारा मैं आपको, ठीक है। तो ये एक ये चीज़ देख लो इसमें। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ जिसका नाम क्या है MV गंगा विलास। कहाँ से शुरू होगी? वाराणसी से शुरू होगी। कहाँ को जाएगी? ये हमारी डिब्रूगढ़ को जाएगी और 5 स्टेट से क्रॉस करती हुई जाएगी और एक कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश के पर्टिकुलर ढाका, वहाँ से क्रॉस करती जाएगी, ठीक। तो ये मैंने आपको डिटेल में मैंने इसके बारे में जो है वो बता दिया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नील कुरुंजी प्लांट के बारे में। अब नील कुरुंजी प्लांट से हमें एक चीज़ का स्पेशल फीचर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये JKS के प्री में भी एक बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वो क्या है देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, ये आप लोग मुझे बताओगे, इसकी ब्लूमिंग होती है, ठीक है। ब्लूम करता है ये कितने साल के बाद ब्लूम करता है, ठीक है। आपको छोटे से हिंट दे देता हूँ, 10 साल से ऊपर है, ठीक है। 10 साल से नीचे नहीं है, 10 साल से ऊपर है, ठीक है। तो 10 साल से ऊपर पर्टिकुलर कौन से साल के बाद जब इसकी ब्लूम होते हैं, ठीक है, खिलता है, तो ये मुझे आप जो है वो बताओगे, ठीक है। या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, नेट में सर्च मारो थोड़ा, देखो मुझे बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नील कुरुंजी प्लांट जो है इसकी ब्लूम होता है कितने साल के बाद होता है। अच्छा, तो इसमें न्यूज़ का निकल गया, न्यूज़ ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बोला इस प्लांट को जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट की कैटेगरी में जो है वो डाल दिया है, ठीक है। तो ये एंडेमिक है, बेसिक ओरिजिनलिटीज़ की कहाँ देखने को मिलती है जी? ये हमें वेस्टर्न घाट का है पर्टिकुलर एंडेमिक है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल आ गया हमारा कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट के बारे में। अब कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट क्या है? कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें यही बोला जा रहा है ये किस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, एक डैम वगैरह जो एक्ट करेगा एज ए वाटर डाइवर्टर की तौर पे, ठीक है। तो जनरली हमें यही पता है कि कर्नाटका के जो हमारे 13 टाउन्स हैं वहाँ पे जनरली ड्रॉट लाइक कंडीशंस जो है वो बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे जो पानी की जो है वो किल्लत है, लोगों को पानी पीने को वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे इन 13 टाउन्स में पानी को हमें प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो उधर की जो रिवर बेसिन है वहाँ पे पानी डेफिसिट है। तो अब इस रिवर बेसिन में हमें पानी जो है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उस रिवर का नाम क्या है जी? मालाप्रभा रिवर। तो इस रिवर में जो है वो पानी की थोड़ी डेफिसिट की थोड़ी कमी है, ठीक है। तो इस रिवर में पानी डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी रिवर सोर्स लेना पड़ेगा जहाँ पे पानी जो है वो सरप्लस है। वो रिवर सोर्स कौन सा है जी? महादेव रिवर बेसिन, ठीक है। तो महादेव रिवर बेसिन जो है यहाँ पे पानी जो है वो सरप्लस है, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको तो पानी जो है वो मिल जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पानी होगा वो हम क्या करेंगे, वो डाइवर्ट करेंगे किसके थ्रू? डैम के थ्रू, ठीक है। डैम एक्ट करता है एज ए वाटर डाइवर्टर के तौर पर। तो अब क्यों इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है सरप्लस पानी जो है, ठीक है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसने तो पानी यूज़ कर दिया महादेव का, लेकिन अब जो एक्सेस में पानी होगा वो चला जाएगा समुद्र के अंदर, वो फिर हमारा वेस्टेज हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें पानी को जो है वो एक एफिशिएंटली जो है पूरे प्रॉपर मैनेजमेंट में यूज़ वगैरह उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जो पानी यहाँ पे सरप्लस होगा उसको जो डेफिसिट रीजन में जो है वो भेजा जाएगा, यानी कि मालाप्रभा रिवर वाले रीजन में भेजा जाएगा। फिर वहाँ से वही 13 टाउन जो है कर्नाटका के वहाँ के लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ड्रॉट लाइक कंडीशन वहाँ पे जो है वो खत्म हो सके, वहाँ पे लोगों को पानी जो है पीने को मिल सके, ठीक है। तो जनरली वहाँ की पानी में जो पानी की जो किल्लत है वो खत्म करने का जो है एक मुहिम चलाई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है जी? कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट बेसिकली जो है वो लाया गया है, जिसमें डैम वगैरह जो है बनाया गया है, जिसमें वो ये करेगा, ठीक है। तो बता चुका हूँ आपको मैं डिटेल में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी क्या कर दो? लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो लाइक करो अगर अच्छा लगा तो। कर दिया? चलो पकड़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सियोम ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। सियोम ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो सियोम ब्रिज में बेसिकली क्या बोला गया है, ये देखो जी।
सियोम ब्रिज की अगर हम बात करें ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला किसके द्वारा बनाया गया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती है, ठीक है। तो ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, सर्च मारो, बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चे जो है इस बोलेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो चलो फिर भी चलो आप सर्च मारो, सर्च मार के मुझे नीचे बताओ, ठीक है। तो अब ये देखो जी, यहाँ पे सियोम ब्रिज में क्या बोला गया, यही बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे जो है इस ब्रिज को जो है बनाया गया। तो 100 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, ठीक है, इसको ओपन कर दिया गया, ठीक है। इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप जनरली जो है वो याद रख सकते हो सियोम ब्रिज के बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा चीता इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चीता इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको पता तो हुआ है ये कि हमने पीछे जो है वो चीता जो है नमीबिया से जो है वो लाए थे, ठीक है। कहाँ पे लाए थे, कूनो नेशनल पार्क में लाए थे। तो अब आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, होमवर्क आपके लिए एक और बन जाता है, ठीक है। तो अब ये भी सर्च मार के मेरे को बताओ, कूनो नेशनल, पता होगा वैसे आपको, कूनो नेशनल पार्क जो है बेसिकली कौन सी स्टेट में जो है लोकेट है, ठीक है। आपको छोटी सी एक हिंट दे देता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट के बिल्कुल ही आपको पास देखने को मिलती है वो स्टेट, ठीक है। ये आप बता दो, हिंट दे दी मैंने आपको। तो बताओ कूनो नेशनल पार्क जो है आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। तो आपको ये पता ही है, हमने क्या किया था, नमीबिया से जो है वो चीतास वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, हमारे इंडिया में लाए गए थे। इंडिया में कहाँ पे लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें यही बोला गया इंडिया ने जो है वो पैक्ट साइन किया है किसके, साउथ अफ्रीका के साथ, कि साउथ अफ्रीका से हम क्या करेंगे आने वाले जो 10 साल हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे 100 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से लिए जाएंगे और इंडिया में जो है वो लाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी चीता इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। मैं थोड़ी स्पीड ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बड़ा करंट है, मुझे 1 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है। स्पीड पकड़ूंगा तभी जो है आपका करंट पूरा कवर हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे साथ जो है थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में, WSC, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, इसका 14th एडिशन जो हमें देखने को मिला, कहाँ पे देखने को मिला, मुंबई में देखने को मिला। तो कौन सी डेट्स में देखने को मिला, 16 to 18 फेब में हमें जो है ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस देखने को मिला। तो हम इसका जो है मेन फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है, यही है कि इसमें हम बताएंगे हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, इंडियन मसाले हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका ट्रेड को जो है वो बूस्ट किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इनका ट्रेड वगैरह जो है वो हो सके, एक्सपोर्ट वगैरह जो है अच्छा खासा जो है वो हो सके, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में जनरली जो है वो इसी के बारे में जो है वो बात की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा रहमान राही जी के बारे में। तो रहमान राही जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट है, हमारे कश्मीरी पोइट हैं, ठीक है। 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, डाई हुए हैं एट द एज ऑफ द 98। तो फर्स्ट कश्मीरी राइटर हैं जिनको जनपद अवार्ड से जो है वो सम्मानित भी जो है वो किया गया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में 2023। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड बन जाते हैं। इसका 80th एडिशन जो है वो हमें देखने को मिला, ठीक है। इसमें विनर की अगर हम बात करें, बेस्ट सॉन्ग जो है किसको दिया गया, नाटू नाटू सॉन्ग, RRR मूवी जो है उसका नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसको बेस्ट मतलब कि सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर किया गया और उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। फिर बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म जो है वो किसको दिया, द फेबलमैन्स। तो फेबलमैन्स जो है ये, एक सेकेंड, अच्छा, फेबलमैन्स जो है इसको जो है बेस्ट फिल्म का जो है वो दर्जा दिया गया और उसको ये ही अवार्ड जो है फेबलमैन्स फिल्म मूवी को भी जो है वो दिया गया, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं नाटू नाटू अगर सॉन्ग जो है जिसको ये वाला अवार्ड दिया गया, इसका मतलब ये है कि हमारा एशिया का अभी तक ये पहला गाना ऐसा बना है जिसको ये वाले अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है जी, फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट में यही बोला गया कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पिनाराई विजयन, उन्होंने क्या बोला है, यही कि केरला जो है इसको डिक्लेयर कर देगा पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो बैंकिंग सर्विसेज होंगी केरला में पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे केरला को जो है पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है वो बना दिया गया ताकि बैंकिंग सर्विसेज जितनी भी होगी वहाँ पर डिजिटली जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो केरला हमारी इंडिया की जो है पहली स्टेट बन जाती है, ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट आ गया जी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो इसे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है हमारा इनॉग्रेशन की गई इसकी कहाँ पे, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही आयानूर, यही देखा हमने कि अम्मानूर फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये कोटा ट्राइबल कम्युनिटी जनरली जो है ये रिजाइड करती है तमिलनाडु पर्टिकुलर नीलगिरी में, ठीक है। तो ये जनरली इस फेस्टिवल को जो है वो क्या करती है जी, सेलिब्रेट करती है, तो ये भी हल्का सा याद रखो। नेक्स्ट आ गया गान नगाई फेस्टिवल के बारे में। गान नगाई फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो गान नगाई फेस्टिवल जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यही ज़लियंगरोंग कम्युनिटी जो है ये सेलिब्रेट करती है गान नगाई फेस्टिवल। तो ये मणिपुर
की कम्युनिटी है, तो जनरली यही कम्युनिटी जो है इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं छरछरा फेस्टिवल की बात करते हैं। छरछरा फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये फेस्टिवल है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो रायपुर में ये सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट देखते हैं एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल की बात करते हैं। एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 2023 में, इस बार सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, नागालैंड में। तो नागालैंड के फेस्टिवल ये भी याद रखो। माघी मेला की बात करें, ये पंजाब का फेस्टिवल, पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ी बहुत इसकी जाएँ तो ये था कि सिख और हम बोलेंगे कि मुगल्स के बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी। बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ खिदराना, 705 में हुई थी। और उसमें 46 वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, वो डाइड होते हैं फाइटिंग करते करते, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इसी में ही हम क्या करते हैं, माघी मेला को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये पंजाब में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अम्बेडकर अ लाइफ। तो ये बेसिकली एक किताब है जो कि एक लॉन्च की गई है शशि थरूर जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। 108th एडिशन देखने को मिला महाराष्ट्र के पर्टिकुलर नागपुर में। नागपुर में जो है इसका हमें सेशन देखने को मिला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, इसकी थीम बन जाती है, ठीक है। वो क्यों बन जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ जी वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होगा वो आपके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस जो है इसका 108th एडिशन देखने को मिला। इसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये इसकी थी जी थीम। नेक्स्ट देख लेते हैं जी आपका सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लो। लेकिन स्टार मार्क लगाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या करना है, लाइक, ठीक है। तो चलो लाइक कर दो अच्छे से, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में बेसिकली यही बोला गया है कि आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर जो है किस टाइप का होता है, बिल्कुल नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन होती है कोल्ड, ठीक है। तो वहाँ पे एक रहना जो है एक बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको ये पता है कि हमारी पहली वुमेन ऑफिसर है, ठीक है, जिनका नाम क्या है जी, कैप्टन शिवा चौहान जी, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान जी जो है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। तभी ये नाम जो है हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी बारोज सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बारोज सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, बार मतलब क्या हुआ जी, भारत, ओएस का मतलब क्या हुआ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बारोज सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली इंडिया का हमारा इंडिजीनियस, हमारे इंडिया का खुद का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया IIT मद्रास की एक इंक्यूबेटिंग कंपनी है उसके द्वारा बेसिकली इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है जी इंडिया इंटरनेशनल साइंस के बारे में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस की अगर हम बात, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि ये जो हमारा फेस्टिवल 2022 का है, बट वही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया 2023 में मनाया गया। कहाँ पे किया गया, जगह इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, कहाँ पे, भोपाल में मनाया गया। जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती, तो इनके द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमृतकाल, ठीक है। तो यही देखा हमने कि थीम क्या है जी, मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब अमृतकाल क्या है, ये आपको मैंने, अगर हमने बजट मेरा आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया अमृतकाल के। चलो फिर भी थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ। अमृतकाल क्या है, देखो जी, ये आ गया हमारा 1947, ठीक है। ये आ गया जी हमारा 2047। अब 2047 के बीच में कितने ईयर का गैप है जी, 100 ईयर्स का, मतलब 100 साल हम अपने सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी के, कब, 2047 में। तो अभी है चल रहा है हमारा क्या, 2023। तो मतलब कि अब रिमेनिंग कितना बचा 2023 से अगर 2047 तक अगर देखें हम, तो हमारे 25 साल बचे, 25 ईयर्स बचे। यही 25 ईयर्स को बोलते हैं अमृतकाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये 25 ईयर्स जो रिमेनिंग है इसमें हमारे कुछ टारगेट्स हैं, इसमें हमने अपने गोल्स को जो है वो अचीव करना है, हमारे कुछ सेक्टर्स हैं उनमें हमें फोकस देना है। वो कौन कौन से सेक्टर जिन पे हमें फोकस करना है, वो उसके लिए आपको बजट वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। बस अभी यही बताना था अमृतकाल क्या है, जो हमारे रिमेनिंग 25 ईयर्स हैं आज से 2047 तक। तो वो जो हमारे रिमेनिंग 25 ईयर्स है हमारे आज़ादी के जो बचे हुए हैं, उनमें हमें जो है कुछ ऐसे एफर्ट्स वगैरह लेने पड़ेंगे जिससे कि डेवलपमेंट हमारे इंडिया की जो है वो हो सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये जनरली आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस बार यही है कि थीम क्या रही है जी, इसकी थीम बता दी, मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जी मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव के बारे में। तो यही देखा, केरला स्टेट जो है, ठीक है, केरला स्टेट ने लॉ कर दिया कि अपनी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो ये आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पर ये स्कीम जो है बड़ी ही एक पॉपुलर हो चुकी थी। यहाँ पे फूड ग्रेन जो है पुअर पीपल को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, एक फूड जो है बेसिकली फ्री में दिया जाता है, ठीक है। तो अब यही है, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो उसका नाम न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम से क्या रख दिया गया हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वही मैंने बता दिया
कि फ्री फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा प्राइमरी हाउस होल्ड को, यानी कि पुअर पीपल्स को उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इस बार जो है फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए जो है इस स्कीम को फिर से जो है वो रिन्यू कर दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फ्री फूड दिया जाएगा। यही अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी यही बेनिफिशियरीज जो होते हैं हमारे, ठीक है, हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज, तो उनको ये जो है फूड प्रोवाइड किया जाएगा फ्री फूड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है जी आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश किया गया है, जिस रिपोर्ट में ये बोला गया कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें इंडिया की कितनी देखने को मिल सकती है 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 6.6 की हमें ग्रोथ रेट जो है इंडिया की देखने को मिल सकती है। ये एक बेसिकली अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 दिन की समिट थी, ठीक है। यही 11 और 12 जैन को जो है हमें देखने को मिली, ठीक है। कहाँ पे जगह इंपॉर्टेंट बन जाती है, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में यही किसका जो है वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, ठीक है। तो जापान जो इसका पहला रैंक निकल कर आया इंडेक्स में, सिंगापुर साउथ कोरिया का दोनों का सेकंड रैंक निकल कर आया इस इंडेक्स में। इंडिया का इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, 85th रैंक निकल कर आया इंडिया का। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, इसका ये सबसे गंदी परफॉर्मिंग स्टेट है, परफॉर्मिंग कंट्री आई हमारी, ठीक है। तो बॉटम पे आई है बिल्कुल हमारे इंडेक्स के। नेक्स्ट आता पढ़ो प्रदेश स्कीम। तो पढ़ो प्रदेश स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो ये स्कीम जो है किसके लिए है जी, ये मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए। इसको 2006 में जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो हमारे मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बाहर अगर पढ़ने जाना है, उनको ओवरसीज स्टडी करनी है, हमारे इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री इंटरेस्ट पे लोन, यानी कि विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज के ही उनको लोन वगैरह जो है वो दे दिया जाता था। और उसका देखा मिनॉरिटी कम्युनिटी से हमें क्या याद आता है कि ये इसकी मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर की स्मृति ईरानी जी, ठीक है। तो ये भी याद रखो। अब न्यूज़ ये निकल कर आई कि इस पढ़ो प्रदेश स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब ये आगे से हमें नहीं देखने को मिलेगी स्कीम। इसमें ये जो हमारे ओवरसीज स्टूडेंट्स जो थे जिनको लोन प्रोवाइड किया जाता था विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो ये अब स्कीम जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा भारत प्रवाह की। तो भारत प्रवाह की अगर हम बात करें, ये बेसिकली मराइन सेक्टर की बात करता है। यही यहाँ पे हमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, उसको हाईलाइट किया जाता है, ठीक है, मराइन सेक्टर में। और हमारे फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे आने वाले टाइम पीरियड के दौरान पे, हमें उस पर जो है वो थोड़ा वर्क करना है, ठीक है, ताकि हमारे मराइन सेक्टर में जो है फ्यूचर गोल्स जो है सेट करने हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा आप इसके बारे में भी जो आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया जगह मिशन के बारे में। जगह मिशन की अगर हम बात करते हैं, ये मिशन जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, उड़ीसा से। तो उड़ीसा जो है ये मिशन को चलाता है, जिसमें ये स्लम ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ को जो है एम्पावर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उड़ीसा जो है जगह मिशन जो है सक्सेसफुल साबित हुआ है, तो इसलिए उड़ीसा को ये ने जीता है एक अवार्ड, उसको एक अवार्ड दिया गया, उसे सम्मानित किया गया, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो इस मिशन के लिए जिसको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है जी आपका आर्टिकल चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम के बारे में, ठीक है। बट वही चीज़, इसको करने से पहले अगर आपने अभी भी लाइक नहीं मारा, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट दिख रहा है वीडियो से, तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो ये देखते हैं चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम के बारे में। तो यही देखा हमने कि ये इसको स्कीम को हम क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है स्कीम को बोला जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें फ्री प्लॉट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं पुअर पीपल्स को, ताकि वहाँ पे जो है वो फिर घर वगैरह जो है वो बनाए जाएंगे। तो पुअर पीपल भी कौन से, रूरल एरियाज़ के। तो रूरल एरियाज़ के जो पुअर पीपल्स हैं उनको ये प्रोवाइड गवर्नमेंट जो फ्री में प्रोवाइड करती है, फिर वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स या हाउसेज वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जनरली आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मार्ग पोर्टल के बारे में। मार्ग पोर्टल की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया, पीयूष गोयल जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनके ये मिनिस्टर आगे, तो हम बोलेंगे कि पीयूष गोयल जी ने क्या किया है, मार्ग पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल का काम यही होगा कि आप देखते हो कि कुछ लोग जो है वो स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं किसी फील्ड में। अब यही है कि इनोवेशन तो करना चाहते हैं, बट उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उन लोगों को प्रॉपर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, मॉरल सपोर्ट नहीं होती। तो हम ये है कि ये पोर्टल जो है ये सब कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। इस पोर्टल के थ्रू सपोर्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, ठीक है, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप आइडिया, इनोवेटिव आइडिया जो भी लेकर आए उसमें उनको सक्सेस जो है मिल सके, ठीक है। और उनको सक्सेस मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है किसको सक्सेस मिलेगी, इंडिया को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की बात करते हैं। 53rd एडिशन का देखने को मिला, कहाँ पे, डेवोस में। अब डेवोस कौन सी कंट्री में है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सर्च मार के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। डेवोस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बड़ी अगर आपने शंकर IAS इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक किताब पढ़ी होगी, वहाँ पे इस कंट्री का बड़ा ही जिक्र होता है, ठीक है। तो चलो आप मेरे को बताओ एक कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि थीम
थीम की अगर हम बात करें इस पर थीम क्या रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यही कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। ये भी थीम भी याद रखो, थीम याद रखनी होती है, थीम पूछ ली जाती है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट देख लेते हैं स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। स्मार्ट से क्या पता चलता है, देखो जी आयुर्वेद की बात की जा रही है। जो हमारे आयुर्वेद प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, वो रिसर्च एंड R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इन द फील्ड ऑफ द आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आ गया ऑल इंडिया, यही देखा स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमें जो है वो पहले जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है, ठीक है। कहाँ पे ये देखने को मिल रही है जी, भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल में हमें एक पहली बार कॉन्फ्रेंस है वो देखने को मिल रही है, किसके द्वारा जो है ये मैनेज की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। थीम क्या है, वही वाटर विजन एट द रेट 2047। आपने ये चीज़ देखी होगी, इस बार 2047 हम बड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों करें आपको बता दिया मैंने कि अभी 2023 से लेकर 2047 तक 25 साल है, वो हमारे अमृत काल हैं। हम मतलब कि 1947 से 2047 तक हमारे पूरे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे आज़ादी के, तो इसलिए 2047 को जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है। तो विजन फॉर अमृत काल भी आपको पता है, आपने सुना ही होगा ये लाइन, ठीक है। अच्छा जी, उसके फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आता है जी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल की बात करते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे जो उसने लॉन्च किया ये पोर्टल, जो कि सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल है, जिसमें क्या होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। हम देखते हैं कि एक सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है बड़ा उसका एक कॉस्ट बर्डन बन जाता है, ठीक है। तो इस कॉस्ट बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन को हमें कम करना है, तो उसके लिए ये एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल लाया गया, जिसमें ये होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जूस स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं। तो यूरोपियन यूरोपियन यूनियन या फिर EU जो है उसका ये मिशन है जूस क्राफ्ट, जिसमें क्या किया जाएगा कि एक्सप्लोर किया जाएंगे जो जुपिटर के मून्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो जूस स्पेस क्राफ्ट का भेजा जाएगा अप्रैल 2023 में भेजा जाएगा, ये भी डेट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुक्रयान-1 मिशन। शुक्रयान से ही आपको पता चला किसकी बात की जा रही है, प्लैनेट वीनस की। तो वही देखा प्लैनेट वीनस जो है उसको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो हम याद करें इसरो जो है, ठीक है, इसरो हमारे यहाँ की इंडिया की, तो मतलब कि इसका जो है ये मिशन है जिसमें क्या किया जाएगा जी प्लैनेट वीनस जो है उसको स्टडी किया जाएगा इस मिशन में, ठीक है। तो ये बोला गया था 2025 में ये मिशन को करना था, बट यही इसको थोड़ा हमने शिफ्ट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू सम रीज़न। अब 2031 में जो है इसको मिशन को जो है वो इसको मिशन को जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। इस मिशन को जो है वो एक रियल वजह जो है वो दी जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट देख लो लिम्फेटिक फ्लैरेसिस की बात करते हैं। लिम्फेटिक फ्लैरेसिस एक डिजीज़ है जिसमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने ये कमिटमेंट की है कि ये लिम्फेटिक फ्लैरेसिस जो है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा 2027 तक, तो उसको एलिमिनेट करने की बात की है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात करते हैं। तो इंडियन रेलवे ने बोला है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है उनको रन किया जाएगा अंडर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज में, ठीक है। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्लान की अगर बात करें तो वही देखा रेलवे मिनिस्ट्री जो है वही हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो हेरिटेज लाइन पे जो है वो चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हल्का सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन, ये आप सबको पता होगा किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर नहीं पता तो सर्च मारो, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये मिशन जो है एक्सप्लोर करता है, किस चीज़ को एक्सप्लोर करे, किस चीज़ को स्टडी करने के लिए मिशन है, ठीक है। अगर पता होगा आपको, ठीक है, पता तो बताओ, नहीं पता तो सर्च मारो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन जो है ये बोला गया कि इस मिशन को जो है इसरो जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, कब करेगा, जुलाई अगस्त 2023 में, ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट आ गया हमारा कुछ शंघाई और कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो हमारी 2023 इंडिया में देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इंडिया में हो रही है, देख लो। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं तो थीम क्या रहेगी, फॉर ए सिक्योर SCO। अब सिक्योर जो है ये कैपिटल में, ठीक है, मैंने छोटे में लिख दिया गलती से, ऐसे आएगा आपका सिक्योर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर ए सिक्योर SCO, तो S हो गया सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, R रिस्पेक्ट, और E में आ गया आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इस पर SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 का कहाँ पे है जी, मुंबई में, ठीक है, ये भी याद रखो। फिर हम बात करते हैं, ये याद रहेगा ही मुंबई, क्योंकि फिल्म्स कहाँ बनती है, मुंबई में बनती है ना, तो इसलिए ट्रिक बता दिया आपको मैंने याद करने की, ठीक है। नेक्स्ट है G20 समिट के बारे में। तो G20 समिट की अगर हम बात करें, G20 के पहले आपके लिए एक और होमवर्क है, G20 के मेंबर्स बताओ मुझे, G20 के मेंबर्स जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, सर्च मारो थोड़ा गूगल में। फिर हम बात करते हैं जी इंडिया में G20 समिट जो है इस बार कई की जाएंगी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट आता है आपका UNCCC, ठीक है। UNCCC की अगर हम बात करें तो UNCCC मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है तो उसकी COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है उसकी समिट हमें देखने को मिली, कहाँ पे,
ये यूएई में है, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो याद रखो। फिर उसका नेक्स्ट आता है जी ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है जी, आपको ये सबको पता ही है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्रिक्स क्या है जी, ये देखो, बी फॉर ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स की समिट इस बार जो है हमारी 2023 की कहाँ पे है जी, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि G20 क्या, थोड़ा बहुत और डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इस बार इंडिया में G20 हो रहा है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट आपको मीटिंग्स देखने को मिली, जो कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो वही देखा हमने कि G20 की डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स देखने को मिली है हमें, वो कौन कौन सी, ये याद रखो। एक सेकेंड, ये देखो हमारी Y20 ग्रुप मीटिंग, यानी कि Y20 ग्रुप मीटिंग या यूथ 20, यही ग्रुप मीटिंग पहली बार फर्स्ट मीटिंग जो है कहाँ देखने को मिली, गुवाहाटी, ठीक है। यही G20 इन्वायरमेंट मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में देखने को मिली पहली। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये बिजनेस 20 B20 इंस्पेक्शन मीटिंग जो है गांधीनगर में देखने को मिली। थिंक 20 मीटिंग यानी कि T20 मीटिंग जो है वो भोपाल में। फिर हम बात करते हैं, डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 16-17 जैन लिखा है, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रखो कहाँ कहाँ पे हुई है। S20 मीटिंग जो हमारे सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 मीटिंग, ये कहाँ पे, IIC बेंगलुरु। फर्स्ट G20 मीटिंग जो है वो कहाँ, पुदुचेरी में। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट शर्पा जो मीटिंग है, ठीक है, अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, उदयपुर में हुई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है हमारी G20 के अंदर ही, वो थिरुवनंतपुरम केरला में हुई, ठीक है, यानी कि H20 मीटिंग। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी इंटरपोल के बारे में, देख लेते हैं। तो इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है हमारा इसका 3rd एडिशन देखने को मिला, ठीक है। तो डेट याद रखो कब, यही 25 जैन टू 2 फेब तक जो हमें देखने को मिलता है ये प्रोग्राम। और ये कहाँ पे हुआ जी, दिल्ली में, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम निखात ज़रीन के बारे में। तो निखात ज़रीन जो है वो इंडियन बॉक्सर है, ठीक है। तो हम पता है आपको, कॉमनवेल्थ गेम जो है उसके गोल्ड विनर रह चुकी हैं, तो इंडियन बॉक्सर हैं। तो हम ये बोलेंगे इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो डिक्लेयर किया गया है, यही नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, हमारे अंडमान निकोबार में 21 लार्जेस्ट जो ऐसे आइलैंड्स अंडमान निकोबार आइलैंड के, जिनका अभी तक हमने नाम ही नहीं रखा हुआ, अननेम्ड है वो, ठीक है। तो अब ये बोला गया कि उन अननेम्ड 21 लार्जेस्ट जो आइलैंड है उनके नाम जो है वो रखे जाएंगे, ठीक है। तो उनका नाम जो किस पे रखा जाएगा, परमवीर चक्र अवार्डीज जितने भी हमारे, ठीक है, उन्हीं के ही नाम पे जो उनके जो है वो 21 लार्जेस्ट आइलैंड जो हैं उनके नाम जो है वो रखे जाएंगे। ऐसा कब बोला गया, ये बेसिकली हमारा जो ओकेजन था, ठीक है, यही पराक्रम दिवस है, ठीक है। तो उसमें ही जो है ये चीज़ जो है वो बोली गई थी कि हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन के बारे में। तो यही देखा हमने कि एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो बनाई जाएगी जून 2023 में, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसमें क्या होगा, डीजल सप्लाई जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ये प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन किसके बीच में देखने को मिली, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो अब देखेंगे जून 2023 में जो है डीजल सप्लाई की जाएगी इस पाइपलाइन के थ्रू। तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा शांति कुमारी के बारे में। तो शांति कुमारी जो है ये वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है तेलंगाना के, इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पद्म अवार्ड के बारे में। तो पद्म अवार्ड जो है ये बहुत एक डिटेल वीडियो है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, यहाँ डिस्कस करूँगा तो लंबी वीडियो बड़ी खींची जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये इसके एक सेपरेट वीडियो जो है आपके लोगों के लिए लेकर आऊँगा पद्म अवार्ड के बारे में, जिसमें आपको ट्रिक्स के साथ बता दूँगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला कि ट्रिक्स के साथ जो है आपको पद्म अवार्ड जो है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। सेपरेट वीडियोस की लेकर आएंगे। बस अभी आप यही याद रखो कि पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें, टोटल 106 अवार्ड्स हैं, उसमें से 9 जो हैं वो दिए गए पद्म भूषण, 6 दिए गए पद्म विभूषण, 91 दिए गए पद्मश्री, ठीक है। तो उसके सेपरेट वीडियो आएंगे, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बालकृष्ण विठल दास दोषी जी के बारे में। तो हम यही बोलेंगे कि हमारे पहले इंडियन आर्किटेक्चर हैं जिनको यही प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्राइज़ है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड जो है इनको दिया गया है, तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, पास्ट अवे हो चुके हैं। तो इनको पद्म विभूषण भी इस बार जो 2023 का जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के बारे में। तो इसके द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बन गई है, उसने चाइना को सरपास कर दिया है। तो पहले चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी वर्ल्ड की, अब इंडिया बन गई है हमारी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड की।
फिर हम बात करते हैं बजरंग सेतु के बारे में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बजरंग सेतु एक केबल ब्रिज है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में पर्टिकुलर ऋषिकेश में जो है वो बनाया गया है। एशिया का सेकंड हमारा केबल सस्पेंशन ब्रिज और इंडिया का ये हमारा फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। एक लक्ष्मण ब्रिज, लक्ष्मण झूला भी है, लेकिन इसको अब कंजर्व कर दिया गया क्योंकि पुराना है, इसको कंजर्व पे रख दिया हुआ है, ठीक है, तो एज ए हेरिटेज के तौर पर। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला गया कि एक बजरंग सेतु जो है केबल ब्रिज बनाया गया कहाँ पे, ऋषिकेश में, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री के बारे में। ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये देखा ल्यूमिनस जो है उन्होंने इस फैक्ट्री को जो है वो बिल्ड किया है, ठीक है। इंडिया की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है जो कि हमारी उत्तराखंड में जो है वो बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मैन हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। तो मैन हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हम यही देखेंगे कि 15th एडिशन हुआ, ठीक है। विनर कौन रही, जर्मनी। रनर अप कौन रहा, बेल्जियम, ठीक है। ब्रोंज किसको मिला, नीदरलैंड को। इंडिया का रैंक क्या है, 9th आया। होस्ट कंट्री, होस्ट कौन सी थी सिटी, भुवनेश्वर और राउरकेला जो उड़ीसा की है, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारा मैन हॉकी वर्ल्ड कप देखने को मिला और पर्टिकुलर कहाँ पे, भुवनेश्वर और राउरकेला में, ठीक है। तो डेट याद रखो, यही 13 जैन से लेकर 29 जैन तक जो है देखने को मिला। इंडिया जो है अगर हम बात करें, इंडिया भी अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी तक कोई हॉकी वर्ल्ड कप जीता है तो हम बोलेंगे हाँ जीता है, 1975 में एक बार जीता था जब इंडिया और पाकिस्तान का वो था, पाकिस्तान डिफीट हो गया था, इंडिया जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हम बोले शुभम गिल जो है 50 ओवर के मैच में हम ये बोलेंगे यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 208 स्कोर उन्होंने बनाया है, ठीक है। 23 ईयर ओल्ड उनकी एज है, छोटी एज है, तो यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आ गया वुमेन आईपीएल के बारे में। तो वुमेन आईपीएल हमें इस बार देखने को मिल सकता है, 5 टीम्स जो हैं वो खरीदी गई हैं, ठीक है। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है। तो 5 टीम्स है जिनको खरीदा गया है। वायाकॉम 18 जो है उसको यही मीडिया राइट्स जो हैं 951 करोड़ के जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो देख सकते हो, ये जो आईपीएल्स होंगे। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जी, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है, हैदराबाद इसको होस्ट करेगा, ठीक है। ये फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले वही चीज़, अगर अभी भी आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट दिख रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, मिथाली राज के बारे में। तो मिथाली राज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही देखा कि पहली वुमेन क्रिकेटर बन जाती है जिनको खेल रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो मैन सिंगल में जो है ये दिया गया किसको, नोवाक जोकोविक को, ठीक है, नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो वुमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि अरेना संबलकन को जो है वो दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारा ICC T20 अंडर-19 वर्ल्ड कप। तो वही देखा वुमेन का जो है हमें ये वर्ल्ड कप जो है वो देखने को मिला अंडर-19, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप है, तो इंडिया में जो है वो जीत गई है, ठीक है, वुमेन में। तो हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो यही देखा गया कि होस्ट कहाँ पे गया, साउथ अफ्रीका में 2023 में, ठीक है। तो फिर हम बात करें पार्टिसिपेंट कितनी थी, 16 थी, ठीक है, 16 कंट्रीज़ के प्लेयर। नेक्स्ट आगे बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। समर ओलंपिक्स हमारे 2024 कहाँ पे, पेरिस में होंगे, ठीक है, फ्रांस में। फीफा वर्ल्ड कप हमारा यही देखा 2026 का USA, मैक्सिको, कनाडा में होगा। कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 की विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगी। फिर हम बात करते हैं कि ODI क्रिकेट जो है हमारा 50 जो मैच होते हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड कप हमारा नवंबर 2023 का देखने को मिलेगा इंडिया में। T20 का जो वर्ल्ड कप होगा 2024 में देखने को मिलेगा US और वेस्ट इंडीज़ में। फिर ICC मैन की अगर हम बात करते हैं तो ICC मैन में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, यही बाबर आजम, पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनको। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 50-50 के जो मैच होते हैं उसमें भी बाबर आजम, पाकिस्तान के प्लेयर, उन्हीं को ही यही ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है, ठीक है, ये सूर्य यादव जो है उनको दिया गया, ठीक है, इंडिया के प्लेयर है। फिर हम बात करते हैं टेस्ट मैच में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया बेन स्टोक को दिया गया, इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आप याद रख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज हमारे जैन में कौन कौन से रहे। पहला जैन आपको पता है DRDO डे मनाया जाता है। 4 जैन जो है वर्ल्ड ब्रेले डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद करें 16 जैन जो है स्टार्टअप इंडिया डे मनाया जाता है। 23 जैन जो है प्रक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करें और भी थोड़ा देख लें तो हम ये बोलेंगे प्रक्रम दिवस जो है इसी दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी जो उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है, तभी जो है वो मनाया जाता है। 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं।
24 जैन को फिर हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। इस बार थीम क्या रही इंटरनेशनल एजुकेशन डे में? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके हम बात करते हैं कि अब ये कंफ्यूज मत होना कि हम नेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 11 नवंबर को। ठीक है, 24 जैन को हम मनाते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे और 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। फिर हम बात करते हैं जी 25 जैन को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे। तो उसी तरह एक और आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो कंफ्यूज मत होना। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जैन और वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। 30 जैन को मनाया जाता है शहीद दिवस यानी कि मार्टर्स डे। फिर हम बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर लें तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है तो ये बेसिकली NRI डे भी बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं 9 जैन को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखते हैं 9 जैन को मनाया जाता है। थीम क्या रही इसमें? यही डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में 17th प्रवासी भारतीय दिवस था इस बार का। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी जो है वो दिया गया 27 पीपल्स को, और किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें चीफ गेस्ट जो है बुलाए गए थे। हम बात करें गयाना के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, जिनका नाम क्या? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है, उनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। फिर हम बात करते हैं कि अब आता है आपका नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जैन को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही वर्ल्ड हिंदी डे की? थीम जो है इसकी रही नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस है, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं कि नेशनल यूथ डे की बात करें 2023 की थीम जो थी नेशनल यूथ डे की क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी की इसी दिन, तभी नेशनल यूथ डे जो है वो हम इस डे मनाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी डे की। तो इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जैन को मनाया जाता है। 75th आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, तो इस पर सेलिब्रेट कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया 15 जैन को। फर्स्ट टाइम जो है ऐसा इवेंट हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है उससे बाहर हमें इंडियन आर्मी डे को हमने सेलिब्रेट किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऐसे दिल्ली में ही होता है, तो पहली बार हुआ कि नेशनल कैपिटल दिल्ली से जो है बाहर हमें सेलिब्रेट देखने को मिला बेंगलुरु में। ठीक है, आर्मी चीफ जो है वो कौन है जी? मनोज पांडे जी। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर फोर्स राइजिंग डे की बात करें NDRF जो है राइजिंग डे, तो हम ये बोलेंगे 19 जैन को जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है वो हमारा नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जैन को मनाया जाता है, और थीम क्या रही इस बार? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट आ गया आपका एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के बारे में। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जो है हमारी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी एक तरफ दूसरी तरफ इजिप्ट आर्मी के बीच में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, तो कंडक्ट की गई रिसेंटली कहाँ पे? राजस्थान कहाँ पे? जैसलमेर में की गई। तो ये हम बोलेंगे कि 14 जनवरी 2023 से इस एक्सरसाइज को जो है वो किया गया है शुरू। ठीक है, तो ये देख सकते हो पहली बार जो है देखने को मिली है हमारी इंडियन आर्मी और इजिप्ट आर्मी के बीच में ये बाय मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आता है जी वरुण एक्सरसाइज के बारे में। तो वरुण एक्सरसाइज जो है हमारी 2023 की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। नेवीज़ के बीच में होती है, एक तरफ इंडिया की नेवी एक तरफ फ्रांस की नेवी, इन दोनों के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, एक्सरसाइज इसलिए करवाई जाती है ताकि इन दो के जो कॉपरेशन जो है वो बन सके। ठीक है, तो कभी भी एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे के साथ काम करने से एक दूसरे की चीज़ें जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। जब फ्रांस को ज़रूरत पड़ेगी इंडिया की तो इंडिया उनकी हेल्प करेगा, जब इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी फ्रांस की तो फ्रांस उनकी हेल्प करेगी, क्योंकि साथ में काम किया होता है, एक दूसरे का जो है वो काम जो पता चल जाता है। ठीक है, तो यही बेसिकली जो है वो साथ में जो है वो एक्सरसाइज जो है वो तभी की जाती है। ठीक है, सबका एक ही काम होता है, कॉपरेशन जो बना रहे। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं टेररिज्म वगैरह जो है वो सब कुछ खत्म करना, काउंटर टेररिज्म, तो सब कुछ मतलब एक्सरसाइज का एक वही जो 2-3 मेन गोल होते हैं वही होते हैं। ठीक है, वो तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपके JK SSB एग्जाम के लिए। फिर हम बात करते हैं जी NCERT की बात करते हैं। तो NCERT ने जो लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, जिसका नाम क्या है?
परख, ठीक है। तो परख जो है ये लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, जिसमें क्या किया जाएगा कि अब जैसे कि एक बोर्ड होता है वो थोड़ा वो मतलब कि थोड़ा टफ होता है, यूपी बोर्ड ले लो या दूसरा बिहार बोर्ड ले लो, एक टफ हो गया, एक मतलब कि थोड़ा सिंपल है, हम दोनों को यूनिफॉर्मिटी में लेकर आना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है। तो यही हम याद रख सकते हो, परख उसी के बारे में डील करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जी, क्रिस हिपकिंस जो हैं, ठीक है, वो नए हम बोलेंगे कि नए प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड के बन गए। उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको, यही जसिंडा आर्डन, जिनका बड़ा एक ग्रेट रोल हमें देखने को मिला था कोविड-19 के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्रिस हैपकिन जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया जसिंडा आर्डन्स को, ठीक है। तो अब ये बन गए हैं जी न्यूजीलैंड के नेक्स्ट पीएम, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, क्रिस हिपकिन जो है नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रहमान मक्की। तो अब्दुल रहमान मक्की जो है इसको जो है क्या कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया इसको कि ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है। तो यही है कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट है, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर कर दिया, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इंडिया ने इस स्टेप का जो है वेलकम किया है, ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं येती एयरलाइन फ़्लाइट के बारे में, 691। तो येती एयरलाइन फ़्लाइट आपको पता है कि ये जो फ़्लाइट है हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो थी हमारी, जब ये जा रही थी काठमांडू टू पोखरान वाली, ठीक है। तो नेपाल में इसका जो है वही देखा कि मतलब कि क्रैश हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा इसका याद रखो, यही येती एयरलाइन फ़्लाइट के बारे में। नेक्स्ट आता है जी कोल्लम के बारे में। तो कोल्लम जो है केरला में देखने को मिला है डिस्ट्रिक्ट। तो पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है बन गई है केरला की, ठीक है, जिसका नाम क्या है कोल्लम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है अवेयरनेस है, लोगों को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता है, फंडामेंटल राइट्स पता है, ड्यूटीज़ पता है, ठीक है, उनको डीपीएसपी पता है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि वो जानते हैं, ठीक है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उनकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस उनको हो गई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अपहोल्ड करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे कोल्लम जो है वो पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शरद यादव के बारे में। तो शरद यादव जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं, डाइड हो गए हैं रिसेंटली। फिर हम बात करते हैं बॉर्न कहाँ पे हुए हैं, ये जी यही होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा के बारे में। तो बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा जो है 205th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। बैटल ऑफ कोरेगांव जो है कब 1 जनवरी 1818 को हुई, ठीक है। ये अपडेट याद रखो। फिर हम बात करें इसके बीच में पेशवा बाजीराव टू और दूसरे ब्रिटिश आर्मी जो इनके बीच में जो है ये हमें बैटल जो है वो देखने को मिली थी, और जगह कौन सी थी, ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कि बैटल ऑफ कोरेगांव जो है वो सेलिब्रेट किया गया, इस बार भी गया 205th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है, ठीक है। तो बाकी इसकी हिस्ट्री क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हम IAS या KS का करते हैं तब हमें हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, वहाँ पे क्वेश्चन वैसे आते हैं। बट JK SSB में जितना आपका आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया वासेनार अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। बट फिर से अगर आप लोगों ने वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल दिख रही है तो लाइक कर दो, ठीक है, अगर अच्छी लग रही है, ठीक है। कमेंट में भी बता दो कि आपको कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट में भी बता दो, ठीक है। चलो ये देखते हैं कि वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। वासेनार अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया को इस बार की जो है वो चेयरमैनशिप जो है वो मिल चुकी है, ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट की 1 साल के लिए मिल चुकी है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इस अरेंजमेंट में 42 मेंबर्स है, उसमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे वासेनार अरेंजमेंट का काम बेसिकली होता क्या है, जनरली यही है कि किसी कंट्री को अगर न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह चाहिए होता है तो वो किसी कंट्री को बोलता है कि मेरे को न्यूक्लियर फ्यूल दे दो, मैंने क्या करना है उस न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके मैंने मतलब कि उसको एनर्जी में यूज़ करना है, ठीक है, एनर्जी डेवलप करनी है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कंट्री क्या करे, वो न्यूक्लियर फ्यूल का जो मिसयूज़ करे, उसको गलत साइड जो इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल 2 ही जगह जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो एनर्जी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो फिर वो मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सपोज करो पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान हो सकता है बोले कि मेरे को न्यूक्लियर फ्यूल तो मैंने एनर्जी वगैरह उसमें जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करना है, बट वो हो सकता है कि वो क्या करे उसका ड्यूल यूज़ करे, सेकंड मतलब कि उसमें यूज़ ना करे एनर्जी में, वो क्या करे उसका न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में उसका यूज़ करे, ठीक है। तो मतलब मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो अरेंजमेंट पूरा कंट्रोल करता है, ये देखता है कि जो मतलब कि ये जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो इनका जो है वो गलत जो है इस्तेमाल ना किया जाए, वेपन्स ट्रांसफ़र ना किया जाए ऐसी कंट्री को, जो वेपन जो है अपनी मिलिट्री को देने के बजाय वो क्या करे टेररिस्ट को वेपन जो है वो देना शुरू कर दे। तो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है उनको बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होगा हमारा, ये वेपन्स जो है उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल करता है, और इस टाइप के जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं उन पे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो है वो कंट्रोल करने का जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये वही उसी से रिलेटेड हमारा वासेनार अरेंजमेंट। तो इस बार की जो इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप जो है वो मिल चुकी है 1 साल के लिए, ठीक है, तभी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 42 मेंबर्स है, इंडिया इसका जो मेंबर कब बना था 2017 में बना था, ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट का, ठीक है। फिर हम बात करें इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1996 जुलाई में किया गया था। तो उसका काम क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वही लिखा हुआ मैंने, देख लेते हैं एक बार फिर भी लिखा हुआ क्या लिखा है।
ये देखो कंट्रोल किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारे वेपन ट्रांसफर के ऊपर, यानी कि ड्यूल यूज़ ऑफ गुड्स हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका ड्यूल यूज़ में मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूल का ही देख लो, वो ड्यूल यूज़ में आता है, ठीक है। उसको एनर्जी में भी यूज़ किया जा सकता है, उसको हम वेपन्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। तो इसलिए ड्यूल यूज़ फ्यूल जो है उस पर ड्यूल यूज़ ऑफ गुड्स है उनके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम करता है, उसके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये अरेंजमेंट उससे डील करता है, ठीक है। तो ये वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने क्या किया, एनर्जी वगैरह ना बनाई, उसने क्या किया, उसका न्यूक्लियर बम्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन जनरेट ना हो तब ये वासनार अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में, APPU, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये इंडिया को इसकी लीडरशिप जो है वो दे दी गई है, तभी ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इस बार जो है बड़ी लीडरशिप जो है, चेयरमैनशिप जो है वो मिली है, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें सब इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो इंडिया को इसकी जो है वो लीडरशिप दे दी गई 2023 जैन में। हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, APPU का, याद रखना, बैंकॉक कहाँ पे, थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में। यंग प्रोफेशनल स्कीम की अगर हम बात करें, यंग प्रोफेशनल स्कीम की अगर हम बात करें तो हमें देखा इंडिया और UK जो है उसकी स्कीम है, जिसमें क्या किया जाएगा, हमारे जो प्रोफेशनल स्कीम है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी डिग्री होल्डिंग है, ठीक है, जिन्होंने डिग्री होल्ड की हुई है, ठीक है, डिग्रीज उनके पास है, ठीक है। जो हमारे इंडिया के डिग्री होल्डर्स हैं उनको बेसिकली ब्रिटेन में वो जा सकते हैं, वहाँ पे काम, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड एग्रीमेंट जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो किया गया है इंडिया का, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल्स को भेजा जाएगा, जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होंगे, उनकी एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए जी, 18 से 30 ईयर्स की, ठीक है। तो 18 से 30 ईयर्स वाले एलिजिबल होंगे इसके लिए। फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आ गया मिस यूनिवर्स 2022। तो आर बोनी गैब्रियल जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, इनको मिस यूनिवर्स जो है बना दिया गया है। अब ये देखो इंडिया की फर्स्ट मिस वर्ल्ड भी बनाया गया था, किनको, रीटा फैरिया को। ये कब बनाया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। फिर हम बात करते हैं पहली जो मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन जी, ठीक है। तो ये भी कौन से साल में बनी थी, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताओगे, ठीक है। अच्छा जी, तो बाकी उसके बाद करते नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आ गया क्रोशिया। तो क्रोशिया की अगर हम बात करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि क्रोशिया जो है उसने अडॉप्ट कर लिया यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। मतलब कि अब यूरोपियन यूनियन की जो भी करेंसी होगी, क्रोशिया ने अपनी करेंसी जो है उन्हीं के साथ कर लिया है, ठीक है। क्रोशिया की भी यूरो करेंसी होगी, ठीक है। तो अब ये बोलेंगे कि 20 कंट्रीज़ जो है वो यूरो जोन में आती है, ठीक है। यानी कि 20 कंट्रीज़ है जो कि यूरो करेंसी को जो है वो अडॉप्ट किया है जिन्होंने, ठीक है। तो अब उसमें से हम बोलेंगे कि अब ये क्रोशिया भी उसके बीच में आ गई है, ठीक है। क्रोशिया की भी अब करेंसी क्या होगी, यूरो होगी, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया उसने किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अपने आप को। तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रखो इसके बारे में भी। दिनेश कुमार शुक्ला जी के बारे में बात करें, इनको एज ए हेड अपॉइंट कर दिया गया है AERB का, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का, ठीक है। तो ये भी याद रखो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया यही मैथाली ठाकुर जो है उनको अपॉइंट किया गया, ऐसे हम बोलेंगे कि बिहार के स्टेट आइकन जो है उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, एक और आता है। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, वही देखा इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है यही 29 मिशन जो है, ठीक है, ये इनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो वोटर्स हैं उनके टू टेक ओवर द वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा, ओवर 90% तक जो है वोटर जो है वो देखे जाएंगे, ठीक है। तो 929 वोटिंग बूथ्स हैं जी, वो कहाँ पे, हमारे त्रिपुरा में, ठीक है। तो वहाँ ये देखा जाएगा कि 90% जो है उससे ज़्यादा जो है वोटिंग वगैरह त्रिपुरा में है नहीं है, तो वो सब कुछ जो है वो एनालाइज जो है वो किया जाएगा, उसके लिए मिशन लाया गया 929 मिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये बेसिकली जो है इंस्टीट्यूट को जो है डेवलप किया गया, बनाया गया, कहाँ पे, कोलकाता में। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वर्चुअली इस चीज़ की इनॉग्रेशन जो है वो की है, ठीक है। मोपा एयरपोर्ट देख लो, यही कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अभी मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है जी, गोवा में है, ठीक है। इसका नाम चेंज करने के क्या रखा जाएगा, मनोहर पारेकर, ठीक है, एयरपोर्ट। तो मनोहर पारेकर जो है उनके नाम पे ही इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो मनोहर पारेकर एयरपोर्ट का जो है रखा जाएगा, उसके कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि मोपा एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज कर दे, जो कि गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोलो स्टैचू के बारे में। तो पोलो स्टैचू की अगर हम बात करें, 120 फीट ए टॉल एक पोलो स्टैचू है, जो कि बनाया जाएगा कहाँ जी, मणिपुर में, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि मणिपुर में क्यों बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर में पोलो गेम जो है यहीं से ड्राइव हुई थी, ठीक है। तो बर्थ प्लेस हमारी पोलो गेम का क्या है, मणिपुर है। तभी मणिपुर में जो है पोलो स्टैचू जो बनाया जा रहा है, जो कि 120 फीट का टॉल स्टैचू है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये आ गया जी हमारा लास्ट, यही यू-विन पोर्टल की बात करते हैं। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की जाएगी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी प्रेग्नेंट वुमेंस को, ठीक है। तो ये बेसिकली पोर्टल के बारे में जो है हल्का सा याद रखो, और इसी से ही आप लोगों का खत्म होता है दी एंड, और साथ होता है जी थैंक यू, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वही लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू एंड गुड डे।